नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है मिट्टी से रिलेटेड, भारत की मिट्टियों से रिलेटेड, तो उसी का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आंसर इसका कपास। रेगुड़ मिट्टी का रंग काला होता है और इसे काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह कपास उगाने के लिए एकदम सही है, इसे कपास मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो आंसर इसका काली मिट्टी। प्राकृतिक रूप से जंगलों और घास के मैदानों की मृदाओं में जैव अंश की मात्रा अधिक होती है और सवाना के घास के मैदानों में जीवांश की मात्रा इतनी अधिक है कि वह मिट्टी अत्यंत काली और अत्यधिक मुलायम है। क्वेश्चन नंबर 23, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो सही आंसर इसका काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। इसमें आर्द्रता से अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्ष के कारण निर्मित होती है? अपक्ष के कारण निर्मित होती है, तो सही आंसर रेगुड़ मृदा। इसका निर्माण है वो अग्नेय चट्टान के अपक्ष से होता है। इस मृदा की बनावट और संरचना इसी लावा के कारण बनती है। दक्कन के पठार से जो मृदा मौजूद है वह काली बसाल्ट मृदा है जो लोहे हिम्मत से भरपूर होती है और इसमें अच्छी मात्रा में चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी होता है। बेसाल्ट एक प्रकार की अग्नेय चट्टान है। ये सतह पर बेसाल्टिक लावा के तेजी से जमने के कारण बनता है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो सही आंसर इसका काली मिट्टी। किसी भी मिट्टी का 45 से 50% आयतन है वो खनिज तत्वों का होता है। काली मिट्टी में एक विशेष प्रकार का खनिज सेस्मेसाइट पाया जाता है जो 2:1 टाइप मिनरल है। इस मिनरल की इन लेयर के बीच काफ़ी स्थान होता है जिसमें अन्य खनिज तत्व और जल आसानी से प्रवेश कर जाता है और जल धारण करने के बाद इस मिनरल का आयतन बहुत ही अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण ये मृदाएं बहुत ही फूल जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनका जल वाष्पोत्सर्जन के कारण बाहर निकल जाता है, इनमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है और जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इसी कारण से काली मृदाओं की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और नहीं की जाती और वर्षा जल से ही इसमें खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर इसका रेगुड़। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो सही आंसर काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर इसका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। इसमें मौजूद लोह तत्व की जो लाल मिट्टी है, इसमें जो लोह तत्व की उच्च मात्रा के कारण इसे लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। उसमें पाया गया है कि तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका लाल और पीली मृदा। क्वेश्चन नंबर 30, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर इसका लाल मिट्टी। क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी में एक लाल रंग विकसित होता है। जब यह हाइड्रेटेड रूप से होता है तो वह पीला दिखता है। अक्सर इनकी ऊपरी परत लाल होती है और निचली परत पीले रंग की होती है। मृदा संरचना रेत से मिट्टी और दोमट में बदलती है। महीन दानेदार लाल और पीली मिट्टी सामान्य रूप से उपजाऊ होती है, जबकि सूखे ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मोटे दानों वाली मिट्टी में उर्वरता अच्छी नहीं होती। वे आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस से खराब होते हैं। ये मिट्टी हवादार और इसमें खेती के लिए सिंचाई की जरूरत है और इसे स्थानीय रूप से आंध्र प्रदेश में चलका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, लाल मिट्टी के गुण है वो लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसमें रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो सही आंसर इसका मालाबार तटीय क्षेत्र में। कर्नाटक से लेकर साउथ केरल तक का भाग है वो मालाबार तट कहलाता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम और पूर्वी घाट में पाई जाती है, खासकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश और असम में। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो सही आंसर का लेटेराइट। यह मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 34,
लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है? तो सही आंसर का मालाबार तटीय प्रदेश में। कर्नाटक से लेकर साउथ केरल तक का भाग मालाबार तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सुमेल लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो सही आंसर का लेटराइट। अनुर्वर जो उपजाऊ ना हो, असर, ठीक है, इनफर्टिलाइट लेटराइट मृदा का रंग लाल होता है, परंतु यह लाल मृदा से अलग होता है। इसमें लोह ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। यह लोहे की अधिकता के कारण अनुपजाऊ होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गिल्ली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो सही आंसर है लेटराइट। लेटराइट मिट्टी को अन्य मुखरेला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है और इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो सही आंसर है 60%। 60% भूमि अत्यधिक 61,922 हेक्टेयर भूमि सामान्य अपरदन की क्रिया से प्रभावित है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो राजस्थान में है। मिट्टी का कटाव को मिट्टी की ऊपरी परत को हटाने और नष्ट करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो इसमें उपजाऊ परत भी है। मृदा अपरदन का अंतिम परिणाम है वो मरुस्थलीकरण है। क्वेश्चन, यह प्रगति के लिए छोड़ दिया जाए तो मरुस्थलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि राजस्थान राज्य में रेगिस्तान के अंतर्गत क्षेत्रफल का सबसे बड़ा अनुपात है, इसलिए कहा जा सकता है कि राजस्थान की मिट्टी के कटाव के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र अनुमान है कि राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और किशनगंज जिलों में हर साल हवा के कारण 34 लाख टन उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। इन क्षेत्रों में अल्प वर्षा होती है, वह वनस्पति आवरण से रहित है और इनकी मिट्टी है वो रेतीली है। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 21 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है वो गंभीर वायु कटाव के अधीन है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। राजस्थान में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर भूमि तीव्र पवन कटाव के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 38, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। चावल के प्रमुख नदी क्षेत्र के डेल्टाई, बाढ़ क्षेत्र और समुद्री तटीवर्ती क्षेत्र है जिनमें नदी पानी को रोक कर रखने की क्षमता है, जिसके लिए चावल की खेती आवश्यक है। इन खेतों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए कृषि के लिए सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है केरल। भारत में लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा। मृदा क्षरण को वृक्षारोपण, बाढ़ पर नियंत्रण कर वनों और जीवों रक्षा, भूमि उधार और समोच्चरेखीय जुताई एवं सस्यवर्धन आदि से रोका जा सकता है। मृदा क्षरण एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसमें पानी और हवा जैसे भौतिक कारक ऊपर की मिट्टी को ले जाते हैं या विस्थापित करते हैं। अपरदन मिट्टी की हानि है। क्वेश्चन नंबर 41, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला होता है और इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कपास उगाने के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक दक्कन के पठार में पाया जाता है, जो कि काली मिट्टी जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र व दक्षिण भारत के कुछ उत्तरी भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो सही आंसर है मैक्रेला लेटराइट मिट्टी। लेटराइट लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। यह मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है और लाल रंग लेटराइट मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। उच्च लीचिंग के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाशियम, चूना, ह्यूमस की कमी होती है। और चावल, रागी, गन्ना और काजू की खेती मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में की जाती है। लेटराइट मिट्टी को घर के निर्माण में उपयोग के लिए ईंटों के रूप में व्यापक रूप से काटा जा सकता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र के उच्च क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मिट्टी आमतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के असम के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित या निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके लिए कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? तो सही आंसर इसका अवनालिका गली। क्वेश्चन इसमें अवनालिका अपरदन में मृदा का अपरदन बहते सही जल के कारण व्यापक और अक्सर नाटकीय रूप से परिवर्तन के कारण होता है। एमपी की उद्खात भूमि का चंबल नदी द्वारा अपरदन अवनालिका अपरदन का निर्माण है और यह समस्या भिंड मुरैना जिले में चंबल नदी के अवनालिका के अपरदन के कारण होती है। प्रभावित और अवनालिका अपरदन प्रभावित अपरदन में कृषि की गई भूमि पर परत अपरदन होने के कारण के बाद उंगलियां जैसी लकीरें बन जाती दिखाई देती है और इन प्रभावित नलकों को आमतौर पर प्रत्येक वर्ष बनते समय नदी द्वारा चिकना कर दिया जाता है और प्रत्येक दरारों की संख्या धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है और वह चौड़ी और गहरी होती जाती है। अवनालिका अपरदन का अर्थ है स्थायी जल अपवाह द्वारा जल निकासी रेखाओं के साथ मृदाओं को हटाना। जब प्रवाहित आकार में बढ़ जाते हैं तो वह जलमार्ग बन जाते हैं और एक बार शुरू होने के बाद जलमार्ग आगे की ओर कटाव या बगल की किनारों से खिसकने से बनती रहेगी। एक बड़े क्षेत्र में बनी अवनालिका उद्खात भूमि चंबल रवाइंस स्थलकृत्य को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 45, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है। तो सही आंसर का वन रोपण, समोच जुताई, सीढ़ीदार खेती, बाढ़ पर नियंत्रित चराई, फसल के चक्रण, स्थानांतरी कृषि पर प्रतिबंध आदि मृदा संरक्षण के उपाय है। 46वां क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो सही आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहे तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? तो सही आंसर काली मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों में किससे भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सही आंसर राजस्थान। राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्र भूमि स्थित है। राजस्थान में सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की आर्द्र भूमि प्रणाली है। यह अजमेर के पास सांबर झील शहर में स्थित है। इस झील को रामसर स्थल के रूप में भी नामांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सही राजस्थान। तो इस झील का जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5700 वर्ग किलोमीटर है और इसे निम्न 5 नदियों में से पानी प्राप्त होता है: मेड़ता, समोद, ग्रंथा, रूपनगर और खारी और खंडेला। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? तो सही आंसर इसका उस्तर भूमि वह भूमि होती है जिसमें उत्पादन नामात्र का होता है, इसलिए इसमें संबंध सफेद नमक से किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो मिट्टी से रिलेटेड, मृदा से रिलेटेड जो भारत की मिट्टियों हैं जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक ये क्वेश्चन ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।